जय हिंद। वर्क एंड एनर्जी हमारा टॉपिक चल रहा था और हम लोगों ने वर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि वर्क क्या होता है। अगर मान लो कि अगर हम वर्क करते हैं तो किस चीज को हम लोग वर्क बोलेंगे, है ना। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर मान लो कि इन द डायरेक्शन ऑफ अगर हमारा फोर्स लग रहा है और अगर उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, अगर उसी ही डायरेक्शन में अगर हमारा वो भी जा रहा है, मोशन भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा वर्क डन निकल कर आता था वो हमारा पॉजिटिव होता था। और अगर मान लो कि फोर्स के अपोजिट में अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है तो वर्क डन हमारा निगेटिव होता है। और अगर मान लो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर 90 डिग्री पे है तो फिर जो तुम्हारा मतलब वर्क डन निकल कर आता है वो जीरो निकल कर आता है। और जब भी वर्क डन पॉजिटिव होता था तो हमारी जो स्पीड आती है थी वो क्या आती थी कि हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और जब भी हमारा मतलब क्या कहते हैं कि जो भी मतलब वर्क डन निगेटिव आता था तब हमारी जो स्पीड होती थी वो हमेशा निगेटिव में जाती थी। और जब भी हमारा वर्क डन जीरो होता है तो उस समय स्पीड जो हमारी होती है वो अनचेंज्ड होती है, मतलब कि ना तो हमारी स्पीड बढ़ने वाली है ना ही हमारी स्पीड क्या होने वाली है, घटने वाली है। ये चीज हमने समझ लिया था। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कंसेप्ट हमारा एनर्जी, कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये तो देखो, एनर्जी का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि अगर कोई एक इंसान है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो उसको देख के हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि हाँ देखो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, या फिर हम उसे बोलते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो रखा है। ये और फिजिक्स के सेंस में भी सेम ही बात बोला गया है। जैसे तुम इसको देखो, इसको देख के लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत कम एनर्जी है, और अगर वेयर एज अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम कर पा रहा है ना। तो फिजिक्स के सेंस में भी यही बोला गया है कि यार देखो अगर कोई इंसान काम कर रहा है ना, जैसे ये काम कर रहा है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ किसके पास एनर्जी है। तो फिजिक्स के सेंस में भी यही बोला गया कि जो भी चीज काम कर रही है वो चाहे एक लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती ही है ना। सेड टू हैव पोजेस एनर्जी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एनर्जी एक ऐसी ताकत है जिससे हम काम कर पाते हैं। मतलब कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की वजह से हम कोई काम की करने की क्षमता है, हमारे पास काम करने की हिम्मत हो रखी है ये। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले पोर्शन में तुमको दो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक तुम्हारी एक्स और एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैन। तो तुमने बोला कि भैया काम वही करेगा जिसके पास मतलब क्या कहते हैं एनर्जी है। और मुझे मालूम है कि एनर्जी कहाँ से आती है भैया, एनर्जी आती है आपके फूड से आती है। तो तुम बोलते हो भैया एनर्जी आपकी फूड से आती है, लेकिन ये वाली जो एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है वो केवल केवल और लिविंग थिंग्स वो कर सकता है, मतलब कि जैसे मैन कर सकता है ये। लेकिन आपकी कुल्हाड़ी के केस में एनर्जी कहाँ से आई, है ना। तो वो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो एक कंसेप्ट आता है कि एनर्जी को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना ही कभी तुम्हारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो आदमी है ये अपनी एनर्जी को कुल्हाड़ी में दे रहा है। और वो कैसे दे रहा है? देखो, एनर्जी इंसान ने काम किया, कैसे काम किया, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी थी, तो ये कुल्हाड़ी को उसने क्या किया, उठाया। तो मतलब कि यहां से लेकर यहाँ क्या है, यहाँ लेकर आया। तो अगर उसने अपनी कुल्हाड़ी को लेकर अगर यहाँ तक उठाया तो उसका मतलब है कि उसने काम किया है इंसान ने। और अगर इंसान ने काम किया तो उसने अपनी एनर्जी भी वेस्ट की है। तो वो एनर्जी तो भैया ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही आपकी क्रिएट की जा सकती है। तो अगर डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, क्रिएट नहीं की जा सकती, ट्रांसफर की जा सकती, तो इसका मतलब है कि इसने अपनी वो वाली एनर्जी इस कुल्हाड़ी को दे दी। बाद में इस कुल्हाड़ी के पास जिस टाइप पे जो एनर्जी आई थी, जो उसका टाइप था, वो एक थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब भाई देखो, कुल्हाड़ी के पास एक एनर्जी आ गई और जैसे तुमने कुल्हाड़ी को छोड़ा उसने इस लकड़ी को काट दिया, तो उसने भी वर्क कर लिया, है ना। तो ये तुम क्या देख रहे हो, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देख रहे हो कि कैसे एक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। सेम फंडामेंटल यही चीज मैं यहाँ भी तुमको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक बड़े से वुड को, एक लॉग ऑफ वुड को अगर छोटे पीसेस में काटना है तो अपनी एक्स को रेस करना पड़ेगा, अपनी हाइट तक लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और जैसे ही आप हाइट तक लेके जा रहे हो इसका मतलब है कि आपने कुछ काम किया है। और अगर आपने कुछ काम किया है तो इसका मतलब है कि आपने एनर्जी लॉस की है। तो आपने एनर्जी लॉस की है तो फिर इसी वजह से आपकी कुल्हाड़ी उठी है। और अगर आप उस कुल्हाड़ी को छोड़ देते हो तो बाद में वो जाके क्या करेगी, उस वुड को काट देगी। तो अगर वर्क डन तुमने रेस करने के लिए उठाया एक्स को, बाद में उसी में मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारे वर्क डन की जो एनर्जी थी उसमें जाके स्टोर हो गई, तभी तो जाके तुम्हारी उस कुल्हाड़ी ने जाके काम कर पाया, है ना। तो इस चीज को समझ जाना
कि जब भी हम लोगों ने कुल्हाड़ी को रेस्ट पोजीशन में डाल दिया तो इसका मतलब है कि जैसे नीचे आ गई, क्यों, अब उसमें कोई एनर्जी नहीं है ना, तो इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही तुमने उसको ऊपर उठाया तो तुमने अपनी एनर्जी उसको दे दी, इसी वजह से अब वो तुम्हारा काम कर पाएगी। तो याद रख लेना, काम वही इंसान कर पाएगा जिसके पास एनर्जी है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको हम लोग एनर्जी सप्लाई कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काफी सारी टाइप्स की एनर्जी होती है। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम लोग एनर्जी का टाइप्स बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी, काफी सारी मतलब क्या कहते हैं एनर्जीज के टाइप्स और नेम्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें हो गया। ठीक, देखो ये तो केस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटी के सेंस में था, तो हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला जैसे कंसेप्ट लेकर आए, है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक वैसे तुम्हारा एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करने वाले हैं कि देखो एक ऐसी बॉडी जिसमें एक एनर्जी है और उस एनर्जी की हेल्प से वो क्या कर रहा है कि एक फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और अगर फोर्स लगाएगा तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये सारी चीजें होंगी, तभी तो हमको एक वर्क डन देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस में जो तुम्हारी एनर्जी है जिसकी वजह से तुमने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया है, वो फिर एनर्जी क्या होती है उस बॉडी पे तुम्हारे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ट्रांसफर होने की वजह से जिस बॉडी के पे फोर्स लगा है फिर वो बॉडी एनर्जी आपकी गेन कर लेगी, इसी वजह से वो क्या करेगा, वो तुम्हारा मूव करेगा। और फिर जब अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम बोल देते हैं कि यार वो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया गया तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ देखो उसने भी मतलब क्या कहते हैं काम किया है। तो जैसे ये हो गया, तो जब इंसान ने कुल्हाड़ी उठाई तो कुल्हाड़ी का उठना उसके लिए काम था, लेकिन कुल्हाड़ी ने जब मारा तो जब लकड़ी गिर के गिरी तो फिर ये बोलोगे कि कुल्हाड़ी ने काम किया। तो यहाँ दोनों लोग वर्क कर रहे हैं, बस जो एनर्जी है वो इंसान के अंदर वो उसको फूड से मिली है, और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कुल्हाड़ी है उसको इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिली है। और कुल्हाड़ी को कैसे मिली है, क्योंकि वो जो इंसान की जो तुम्हारी फूड एनर्जी थी वो जाके स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्स, ये चीज था। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ठीक, हाँ ऐसे भैया। ये वाला, ठीक वैसे ये वाला भी एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, जैसे मान लो कि तुमने जैसे गाड़ी थी तो वो कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब तुमने एक एक मतलब क्या किया, एक छोटा सा धक्का दिया, है ना, जैसे तुमने धक्का दिया वैसे वो मूव करने लगी, तो तुमने काम किया तो गाड़ी मूव करे। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि हाँ देखो बॉय ने क्या किया, वर्क किया है, बॉय ने क्या किया, एक वर्क किया है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या गाड़ी ने भी काम किया, तो हाँ गाड़ी ने भी काम कर रखा है। क्यों? क्योंकि उस पे फोर्स लगा, उस पे एक एनर्जी आई है, तो वो ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर पाई है, तो वो एक है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की, तो इस तरीके की वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं ये सारी चीजें। और अच्छा ठीक है भैया, आपने हमें ये तो बता दिया। अब मान लो कि भैया जैसे आप बोलते हो कि ठीक है, आप बोलते हो कि भैया सेब ले आना, मैं बोलता हूँ कितना सेब ले आना, तो तुम बोलते हो कि भैया 5 किलो सेब ले आना, तो केजी क्या हो जाती है आपकी, यूनिट हो जाती है। तो ठीक वैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भैया किसी में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, किसी में लो एनर्जी है, तो हम उस एनर्जी के लिए क्या कोई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है तुम्हारी जूल ही एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप जितना काम करते हो आप उतनी एनर्जी को लॉस करते हो, हाँ, तो जितनी आप में एनर्जी आप उतना ही काम कर पाओगे। तो अगर वर्क की यूनिट आपकी जूल है तो आप मतलब क्या कहते हैं एनर्जी की भी यूनिट जूल रख लोगे। तो इसका मतलब क्या है, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की भी यूनिट है और आपके वर्क की भी यूनिट है। और जूल को जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो उसमें स्मॉल जे में लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक छोटा सा जे लगाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक छोटा सा जे लगाएंगे। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एनर्जी में बस ये देखा जा रहा है कितनी एनर्जी है, हाई एनर्जी है, लो एनर्जी है, और वो एनर्जी किसी डायरेक्शन में जा रही है, विदाउट डायरेक्शन जा रही है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। तो मतलब है कि एनर्जी बस के एक ही चीज पर डिपेंड कर रही है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी कभी भी इस चीज पे नहीं बढ़ेगी कि उसकी डायरेक्शन उस तरफ थी। तो इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड वर्क कर रहा है लेकिन डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार ये जो एनर्जी है ये एक तरीके की तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही फर्क डालता है, डायरेक्शन फर्क नहीं डालता, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और जब दोनों ही सेम हो रखे तो वर्क को भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। ये सारी चीजें हो गया। आ जाओ, मैं ये समझ गया, ठीक है। देखो तुम बोलोगे कि भैया वर्क में भी तो आपका मतलब क्या कहते हैं डायरेक्शन का रोल आता है।
वर्क तुम्हारा वहां निगेटिव पॉजिटिव और ये सब आता है। वर्क का बढ़ना घटना नहीं होता एक तरीके से, वर्क तो उतना ही होता है। वो तो बॉडी की स्पीड घटती बढ़ती रहती है, तो हम लोग उसके हिसाब से बोलते हैं। वर्क घट बढ़ नहीं सकता, वर्क तो उतना ही काम करेगा जितनी तुम्हारी एनर्जी है। इसी वजह से वर्क भी तुम्हारी ये एज अ स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ये सारी चीजें तो इसको समझ लेना, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या आप समझोगे कि भाई दोनों की यूनिट सेम ही है, वर्क की और एनर्जी की दोनों की यूनिट सेम हो रखी है। और दोनों की यूनिट फिर क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, जिसको स्मॉल लेटर में जे फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम जितना भी काम करते हैं उतनी इक्वल अमाउंट की हम लोग एनर्जी कंज्यूम भी करते हैं, मतलब कि खर्च भी करते हैं। तो इस हिसाब से फिर हम लोग एनर्जी की हम लोग एक डेफिनेशन दे सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि अगर आपने 1 जूल का काम किया है तो इसका मतलब है कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, 1 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 जूल ऑफ एनर्जी की। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ 1 जूल एनर्जी। सिंपल सी बात हो गई ये सारी चीजें। तो जो जूल है वो काफी छोटी यूनिट है। इससे बड़ी यूनिट क्या होती है तुम्हारी, किलो जूल होती है। किलो जूल को हम लोग लिखते हैं केजी से लिखते हैं, तो तुम इसको केजी से इस तरीके से बड़े आराम से डिनोट कर सकते हो। तो फिर भैया 1 किलो जूल में कितने तुम्हारे जूल होते हैं, तो उसमें होते हैं 1000 जूल। कितने होते हैं तुम्हारे, 1000 जूल होते हैं। इस चीज को याद रख लेना कि 1 किलो जूल में तुम्हारे कितने आएंगे जूल्स, तुम्हारे 1000 जूल आ जाते हैं ये। और ये जूल नाम कहां से आया, ये तुम्हारे एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था तुम्हारा जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उनके नाम पे मतलब क्या कहते हैं ये पड़ा है, और ये उनकी इमेज है, ठीक है। ये उनकी इमेज है जेम्स प्रेस्कॉट जूल की, जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं एनर्जीज के बारे में कंसेप्ट एज फादर ऑफ एनर्जी भी बोल, फादर ऑफ एनर्जी कंसेप्ट भी बोल देते हैं ये, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना। तो मुझे बताओ यूनिट ऑफ एनर्जी में किसी को कोई डाउट, किसी को भी कुछ, किसी को कोई डाउट है यूनिट ऑफ एनर्जी में? नहीं। नहीं, चलो ठीक, वेरी गुड। आ जाओ। अब देखो जैसे एनर्जी है ना, एनर्जी, अब एनर्जी हो सकता है कि डिफरेंट फॉर्म में पाई जा रही हो। अभी तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली थी कि हाँ ठीक है भैया जो एनर्जी है उसमें आपने अभी मेरे को एक काइनेटिक एनर्जी बताई जिसमें गाड़ी मूव कर रही थी। फिर आपने बोला कि भैया एक मैंने और देखा था, आपने बताया था कि जब कुल्हाड़ी ऊपर थी रेस्ट पोजीशन में थी तो वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे ही कुल्हाड़ी तेज हो गई स्पीड में आ गई वो काइनेटिक एनर्जी होगी। चलो ठीक है, क्या और भी फॉर्म की एनर्जी थी? हाँ, केमिकल एनर्जी भी होती है। केमिकल एनर्जी के साथ साथ तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं हीट एनर्जी भी होती है। हीट एनर्जी के साथ साथ तुम्हारी मतलब लाइट एनर्जी भी होती है, लाइट्स, साउंड, इलेक्ट्रिकल, फिर तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो इतने टाइप्स की एनर्जी होती है। तुम्हारे सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, बाकी तुम्हारी केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और तुम्हारा लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी तुम्हारा अगला चैप्टर है एक तरीके से। फिर उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये तुम क्लास 10th 11th और 12th में पढ़ने वाले हो ये। और जब भी याद रखना कि कोई एक ऐसी बॉडी जिसमें मतलब क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर काम कर रही हैं या दोनों ही दिख रही हैं मेरे को, तो मैं इस तरीके से जो काम कर रही है उस बॉडी को मैं बोलूंगा कि यार उसके पास तो एक मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। जैसे चिड़िया का उड़ना भी एक तरीके का एक मैकेनिकल एनर्जी के सेंस में बोला जाता है। तो ये हो गया। अब जैसे इसको देखो ध्यान से, तो तुम्हारे गाड़ी में जब ऊपर गई है ना, जब एकदम सबसे टॉप में थी कि अब मूव नहीं कर पा रही थी, तब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, और जैसे वो मूव करी तेज करी तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। तो किस बेसिस पे तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, किस बेसिस पे तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, हम लोग उसके बारे में अभी मतलब क्या कहते हैं धीरे 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 करके पूरे कंसेप्ट को पहचान लेंगे, ठीक। ऐसे ही तुम्हारा मैटर इन अवर सराउंडिंग वाले चैप्टर में भी अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बोला था कि हीट बढ़ाते ही तुम्हारे जो कोई भी मैटर होता है उसके मैटर में पार्टिकल की स्पीड तेज हो जाती है, तो हम लोग बोलते थे उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये जो हाफ mv² लिखा हुआ है, तो ये हाफ mv² का फॉर्मूला कहां से आया, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इतना तो हमें मालूम ही है कि भैया अगर आप हीट बढ़ाओगे तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब कि जो पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ये और तेज से कोलाइड करेंगे, तो मतलब कि भैया स्पीड और बढ़ेगी। तो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से क्यों लिखते हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है जिसमें स्पीड होती है। तो अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले। तो हमारा टारगेट है काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना और तुम्हारा साउंड एनर्जी को पढ़ना। ये तो पहले मेरे को बताओ ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब क्या करते हैं एक एक करके हम लोग मतलब क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो तुमने हमेशा जब भी क्रिकेट खेला होगा और बॉल अगर अचानक से आई होगी और तुम छूट गए होगे, तो तुमने देखा होगा कि स्टंप में जाके बॉल लगी और स्टंप जाके पीछे हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक वैसे तुमने दूसरा एग्जांपल लिया होगा, जैसे मान लो कि पानी बह रहा कहीं,
और अगर उस पानी से अगर कोई भी तुम टरबाइन को चलाते हो तो तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है ना। जैसे इसको देखो, पानी मूव कर रहा है, पानी के मूव करने से तुम्हारी टरबाइन मूव कर रही है, और टरबाइन मूव करने से तुम्हारी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रखी है ना। ये हो गया। ठीक, ऐसे मान लो कि मैं तीसरा एग्जांपल देता हूँ। इसी तरीके से मान लो कि भैया हवा मूव कर रही है, तो हवा मूव कर रही है, तो अगर मान लो कि इस बार मैं कोई विंड मिल में जाके अगर टरबाइन चलाता हूँ तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी जनरेट हो सकती है। तो भैया मुझे को समझाओ, तो बात क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो, कोई चीज घूम रही है मतलब क्या, कोई चीज मूव कर रही है, और अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई एक एनर्जी है। तो भैया यहाँ जो बॉल मूव कर रही है, पहले वाले केस में ये जो बॉल मूव कर रही है, तो इस बॉल में मतलब कोई ना कोई एक एनर्जी हो रखी होगी। भैया इस केस में जो आपकी हवा मूव कर रही है, इस एक हवा में मतलब क्या कहते हैं, एक एनर्जी हो रखी होगी। और मतलब क्या कहते हैं कि एक जो आपके वाटर है, वाटर जो आपका मूव कर रहा है उसमें एक एनर्जी हो रखी होगी। तुमने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को याद रख लो, यहाँ जो बॉडी मूव कर रही है ना, जिसकी वजह से वो काम कर पा रही है, जैसे बॉल के मूव करने से उसने स्टंप को पीछे धक्का दे दिया, वाटर के मूव करने से उसने टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। ठीक ऐसे हवा के मूव करने से उसने विंड मिल की ब्लेड्स को घुमा के अपना काम किया। तो कोई भी एक ऐसी बॉडी जो काम कर रही है, और वो कैसे काम कर पा रही है, क्योंकि वो मूव कर रही है। तो काम कर रही है मतलब एनर्जी है, लेकिन वो काम कब कर पा रही है, जब वो मूव कर रही है। तो इस समय जो उसके पास एनर्जी रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना। तो इस चीज को याद रखिए ना, अगर आपने काम किया है और वो काम आपने इस वजह से किया है क्योंकि आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो मतलब कि उस समय जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी थी मोशन की वजह से, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाई जा रही है। क्या कहलाई जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कहलाई जा रही है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि आपने एक हथौड़े से एक नेल में जाके मतलब क्या कहते हैं, वुड में जाके उसको ठोका, खूब तेज से ठोका। तो मैंने बोला यार तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, तब जाके तुमने मतलब क्या कहते हैं एक नेल को वुड में जाके तुमने मतलब क्या कहते हैं ड्राइव कर पाए, अंदर डाल पाए। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे कैसे, तो तुमने बोला कि यार एक्चुअली में काम मैं इसी वजह से कर पाया क्योंकि मेरा हथौड़ा मोशन में था, और मोशन में था तो मेरे पास एनर्जी थी। तो मैंने बोला कौन सी एनर्जी थी तुम्हारे हथौड़े में, तो तुमने बोला कि यार मेरे हथौड़े के पास उस समय काइनेटिक एनर्जी थी, तभी वो काम कर पाया। ठीक है। ठीक, ऐसे मान लो कि मैं तुमको एक गन देता हूँ, ठीक है, क्या देता हूँ, गन देता हूँ, और गन से मैं कहता हूँ कि चलो बुलेट, मतलब गन से तुम बुलेट फायर करो। तो जब तुम बुलेट फायर करोगे तो बुलेट मूव करेगी, लेकिन बुलेट जो मूव कर रही है तो वो कहीं ना कहीं जाके टकराएगी। और मान लो कि अगर कहीं ना कहीं जाके टकराती है, मैं बोलता हूँ कि एक स्टील के ब्लॉक में जाके टकराती है, और वो स्टील का ब्लॉक जाके क्या टूट जाता है या इधर उधर चला जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि यार देखो तुम्हारे बुलेट ने काम किया है। तो मैंने बोला अच्छा काम किया, ठीक। मैंने बोला कि यार बुलेट तभी इतना तेज कर पाई क्योंकि बहुत तेज थी। मैंने बोला कि मतलब स्पीड में थी, मतलब मोशन में थी। तुमने बोला हाँ। तो मैंने बोला कि इसका मतलब है कि तुम्हारे बुलेट के पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं उसने तुम्हारी स्टील को जाके तोड़ दिया, ये चीज कर दिया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया ना। तो जैसे इसको देखो ना, ये तो तुम्हारी ये जो सुई अंदर गई है, जो ये तुम्हारा गया है वो उस पे काम हुआ है। काम किस पे हुआ है भाई, तुम्हारा ऑब्वियस ही बात है, वर्क किस पे दिख रहा है मेरे को, इस पे दिख रहा है, एक नेल पे वर्क दिख रहा है। लेकिन नेल पे काम किसने किया, एक हथौड़े ने काम किया, एक हैमर ने काम किया है। तो मैं बोलूंगा कि हैमर ने काम किया तो उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। तो तुमने बोला हाँ बिल्कुल एनर्जी है। तो तुमने बोला कि लेकिन भैया हथौड़े ने तभी काम किया था जब ये आपका मोशन में था, मतलब काफी तेज तेज घूम रहा था, तभी मतलब क्या कहते हैं इसने काम किया। तो मैंने बोला ठीक है, अगर इस तरीके की एनर्जी है तो लॉ में इसको काइनेटिक एनर्जी का नाम दे दे रहा है, ये हो गया है ना। ठीक, ऐसे तुम्हारी बुलेट होती है, तो जब तुम्हारी बुलेट मतलब क्या कहते हैं फायर की जाती है, ठीक है। अभी इसको देखो, ठीक है, इसको दिखाते हैं। तो जैसे मान लो, एक सेकंड को, ठीक है, हाँ जैसे ये तुम्हारी बुलेट है, ये क्या है, ओफो, ठीक है, एक सेकंड को, ये ठीक, जैसे तुम्हारी बुलेट हो रखी है, इसको बुलेट को देखो, ये पीछे तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा स्प्रिंटर जैसा होता है, उसमें जो इग्नाइट करता है इसको। तो जैसे तुम इसको मतलब क्या करते हो, इसमें क्लिक करता है, इसका बटन उसका क्लिक होता है, मतलब ये एक तरीके से पुश होता है। तो ये जो तुम्हारी एक एनर्जी है ना, वो आग की वजह से, आग ने उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में एक काइनेटिक एनर्जी दे दी, इसी वजह से वो मूव कर रहा है। तो जब वो मूव कर रहा है तो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी स्टील की जो बारबल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, इनमें जाके वो हिट कर रहा है, और हिट करके वो कुछ भी डैमेज दे सकता है, हो सकता है स्टील तोड़ दे या हो सकता है वो तोड़ दे। तो ये देखो अलग अलग गन है। अब जैसे ये वाली गन छूटा तो एक छोटा सा निशान पड़ा,
नहीं टूटा। इसका मतलब कि यार बुलेट ने काम उतना नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी। मैंने बोला कौन सी एनर्जी नहीं थी? तुमने बोला भैया ये काम तभी कर पा रही क्योंकि मूव कर पा रही। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक ऐसे जैसे जैसे मैं तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा हूं, मतलब कि उसकी मूव करने की ताकत को बढ़ा रहा हूं, वैसे वो और काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और तेज तेज काम करता चला जा रहा है। तो ठीक है, जैसे जैसे मान लो कि मैं और हैवी हैवी गन्स को लेता हूं तो फिर वो और काम करेगी। जैसे मान लो कि अब लास्ट वाला ये, अगर मान लो कि इस गोली से अगर मैं इसको फायर करता हूं तो एक हीट एनर्जी से बहुत तेज, मतलब क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई, मतलब बहुत तेज मोशन जनरेट हुआ, और बाद में उसी मोशन ने जाके क्या किया, अपना वर्क दिखाया एक स्टील के स्लैब में जाके, है ना। तो इसमें स्टील में जाके स्लैब में काम करके दिखा पाया, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी मूव कर रही थी। तो हमने बोल दिया कि हाँ देखो, कोई भी एनर्जी है अगर बॉडी में, अगर वो मोशन की वजह से, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाई जाएगी। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया ना? आ गया। है ना। तो इवन ऐसा ही नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि यही हथौड़ा केस हो गया या फिर बुलेट केस हो गया, है ना, या फिर है ना ये सारी केस होगी। सारी की सारी चीजें जो भी हमारे आसपास हैं, वो जो भी मूव कर रही हैं, जो भी मूव कर रही हैं, मूव जो भी कर रही है, उन सब के पास काइनेटिक एनर्जी है। किसी के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा उसके पास एक स्पीड है, एक मोशन है, और वो ऑब्वियस सी बात है, मोशन है तो वो फोर्स लगाएगा किसी दूसरे पे पास जाके, और अगर वो फोर्स लगाएगा तो उस पर काम होगा, और अगर काम हो रहा है तो उस पर एनर्जी है, तो मैं उस एनर्जी को बोल दूंगा कि भाई उसके पास क्या हो रखी है, एक काइनेटिक एनर्जी हो रखी है। ठीक है, जैसे एक रनर है ये, तो उसके पास देखो एक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। इसी वजह से जैसे जैसे वो टकराया तो वर्क इसका क्या हुआ कि वो लड़की जाके गिर गई, दूसरी रनर भी जाके क्या हो गई, गिर गई। ये था। ठीक है, ठीक ऐसे जैसे मान लो कि तुमको ये दिखाता हूं, ये बड़ी सी जो तुम्हारी ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन भी कैसी थी, मोशन में थी, मतलब का एक काइनेटिक एनर्जी थी। तो उसने जाके बस को टक्कर मारी तो बस जाके पीछे हिल गई, मतलब कि बस में मोशन आया तो बस पे काम हुआ है। काम किसने किया? ट्रेन ने किया। तो ट्रेन ने काम किया तो उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। तो तुमने बोला कि भैया ट्रेन मूव कर रही थी, इसका मतलब है कि ट्रेन के पास उस समय काइनेटिक एनर्जी थी, इस वजह से हो पाया। तो मैंने बोला कि यार मतलब क्या ट्रेन के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने बस को मूव करा दिया? तो तुमने बोला हाँ भैया। क्यों? क्योंकि तुमने बोला कि भैया जो ज्यादातर जो मोशन में बॉडीज होती हैं उनमें मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो तुमने ये बोल दिया, ऊपर से तुमने बोला कि काफी भारी भी होती है। तो ये F इक्वल टू mv v स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो उसके बेसिस पे अभी हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक ठीक ऐसे जैसे ये तुम्हारी ये एरो रखी है ना, ये जो तुम्हारे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं गेम इसको, है ना, ये वाला। तो जैसे ये वाला गेम है, तो इसमें भी क्या है, तुम्हारी बॉडी एक मोशन में थी, तभी जाके वो तुम्हारे बोर्ड में जाके वो एकदम उसका सुई घुस गया, है ना। तो वो उसने जाके घुस के अपना काम किया, तो काम की तो उस पर एक एनर्जी है। तो तुमने बोला कि भैया वो मोशन में था, और वो जिस मोशन में उस समय जो उसके पास एनर्जी थी, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एक मतलब क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी थी। अच्छा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, जब तक ये लड़का दौड़ रहा था तब तक इसके पास एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही टकराया, क्या उसकी एनर्जी लगातार फिर से बनी रही? नहीं बनी रही। ट्रेन के केस में, ट्रेन जब तक मूव कर रही थी आराम से, उसकी जितनी स्पीड थी, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी थी। बस से टकराते क्या उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी रही? कम हो गई। ठीक वैसे ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारे फ्लाइंग डॉट्स हैं इसमें, ना, तुमने इसको मतलब क्या कहते हैं फेंका, लेकिन जैसे ही फेंका तुम्हारे कार्डबोर्ड में जाते ही क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई? नहीं, रुक गई। तो जब भी कोई मूविंग बॉडी रेस्ट की तरफ जाती है, रुकती है, तो वो तभी रुकेगी जब उसपे कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, मतलब कि उसको कोई रोक रहा होगा। जैसे पहले केस में लड़की ने रोका, दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी बस ने रोकने की कोशिश की, तीसरे केस में यहाँ तुम देख सकते हो कार्डबोर्ड ने रोकने की कोशिश की। तो इसी वजह से यहाँ क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। लॉस कैसे हमें दिखी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी हमको रेस्ट में आते हुए हमको दिखी। तो हम लोग बोल देते कि हाँ देखो, जितना काम होना था वो उतना काम कर चुका, और अब उससे ज्यादा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अब उसकी पूरी तरीके से बॉडी रुक चुकी है। लेकिन अगर दूसरे केस में देखोगे तो ट्रेन रुकी नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर ट्रेन को रोकना है तो उसके लिए और ज्यादा एक अपोजिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब और बड़ी सी बड़ी कोई चीज लाओ, तब जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी को तुम रोक पाओगे। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया भैया। आ गया ना। तो अब देखो, अब अगर जैसे तुमको पता लगाना है किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है, किसी बॉडी में कितनी एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स है। क्या है? कुछ फंडामेंटल्स है कि हाँ एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं ना, वो है तुम्हारा हाफ mv स्क्वायर। कितना है? हाफ mv स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको रटा दिया जाता है कि भैया k इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो ये इस mv स्क्वायर में तुम देख रहे हो
कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि जितना मास हाई होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर बॉडी मूव कर रही है तो मान लो कि बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी ए है जो कि मतलब क्या कहते हैं इतनी सी है, और एक बॉडी बी है जो तुम्हारी कितनी इतनी सी हो रखी है, और दोनों ही मूव कर रही हैं। मान लो कि मैं बोलता हूँ दोनों ही 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हैं, तो तुम तुरंत बोलोगे कि भैया इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो तुम्हें बोला जाएगा कि जिसमें मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होना तब पता चलेगा जिस बॉडी पे काम हो रहा है उस बॉडी में इफेक्ट कितना आया है, वो तब हमें पता चलेगा कि यार जो भारी चीज थी वो भारी चीज ने मतलब क्या किया, ज्यादा काम किया। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि हाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी उस बॉडी पे ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा भारी होगा। ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद हम ये भी देख पा रहे हैं कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अब V स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, मतलब कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब अच्छा जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं कि जो A की स्पीड थी वो B की स्पीड 4 थी, लेकिन जो A की स्पीड थी वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं 400 मीटर पर सेकेंड थी। तो हो सकता है कि तुम्हारी A की फिर उस समय काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो मास के कंपेयर पे, क्योंकि अगर उस समय अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूं इसका अगर नाम लिख दो, जैसे मान लो कि मैंने इसका मास लिख दिया तुम्हारा 4 लिख दिया, और इसका मैंने लिख दिया मतलब मैंने मान लो कि इसका भी 4, इसका भी मतलब मान लो कि आराम से तुम्हारा 4 ग्राम लिखा तुम्हारा, इसका भी मैंने मतलब क्या कहते हैं 4 मतलब कि इसका मैंने 10 ग्राम लिख दिया। कितना लिख दिया? 10 ग्राम लिख दिया। और अब इसके हिसाब से अगर फॉर्मूले के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी को चेक करते हैं तो चलो पहले वाले का चेक करते हैं। K1 इक्वल टू हाफ, मास कितना है? मास भी है 10 ग्राम है, और वेलोसिटी कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 ये हो गया। और फिर तुमने जब इसको सॉल्व किया तो ये 16 5 6 30 कैरी आई 3, फिर उसके बाद 80, तो मतलब कि इसकी 80 तुम्हारी जूल एनर्जी मतलब इसके पास थी, तो इसने 80 जूल का काम किया। अब आज जो दूसरी बॉडी का चेक करते हैं K1 का, K2 का, तो मैंने इसको लिखा हाफ। इसका मतलब क्या कहते हैं कि इसके पास कितना कितना मास था? 4 मास था। स्पीड कितनी थी? 400 की स्पीड थी। तो अगर मान लो कि इसको मैं डिवाइड करता हूं तो फिर ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? इधर आया 2 और इधर आया 8, मतलब कि इसके पास 800 जूल की एनर्जी थी। तो तुम देख रहे हो सकता है कि कोई बॉडी छोटी हो लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी तेज हो रखी हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तेज हो सकती है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन भैया ये जो K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आया है ना, ये कहां से आया है? इसके लिए एक डेरिवेटिव होता है, इसको निकाला जाता है ना। इसका ये फॉर्मूला कहां से निकल कर आया? हम कैसे बोल दे कि हाँ तुम्हारा कि ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के है, वेलोसिटी के है, इस बेसिस पे हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया उसका हम लोग डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब हम लोग इसका मतलब क्या करते हैं? डेरिवेशन सीखते हैं, है ना, कि कैसे एक फॉर्मूला बनाए काइनेटिक एनर्जी का। तो हमें मालूम है कि जब तक बॉडी मूव कर रही है, जब तक वो रेस्ट तक नहीं आ जाती तब तक वो काम कर रही है। और है ना, जैसे मान लो क्या बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग बॉडी का तुमको पता लगाना हो तो तुमको बस क्या देखना है कि उसने कितना काम किया है, ज्यादा काम किया है या कम काम किया है। और वो काम कब तक कर पाएगा? जब तक वो रेस्ट में नहीं आ जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि अगर तुम केवल काम की वैल्यू निकाल लो कि उसमें कितना काम हुआ है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी हो रखी है, क्योंकि ये तो बात बराबर ही है ना कि जितने आप में एनर्जी है उतना ही आप काम करते हो। अगर मान लो कि मैं एनर्जी को कैलकुलेट करने के पास मेरे पास कोई तरीका नहीं है, और अगर लेकिन मेरे पास ये तरीका है कि हाँ मैं ये पता लगा सकता हूँ कि तुमने कितना काम किया है, तो मैं बड़े आराम से पता नहीं लगा सकते कि हाँ तुमने कितनी एनर्जी है। बताओ, क्योंकि अगर दोनों इक्वल हो रखी है तो बताओ लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? तो अभी हम क्या सोचने वाले हैं? अभी हम लोग काम का पता लगाएंगे कि हमने काम कितना किया है। तो काम के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, F इंटू एस, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस mgh। तो उसके बेसिस पे हम काम चेक कर लेंगे, जितना काम चेक कर लेंगे उसी के हिसाब से हम लोग पता लगा लेंगे कि हाँ उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है तो तुम ऐसे सोचोगे कि हाँ चलो ठीक है, जब तक वो रेस्ट में नहीं आ रहा तब तक वो कितना काम कर रहा है उतना काम निकाल लेते हैं। तो हम एक बॉडी को लेट करेंगे कि एक बॉडी है, उसका मास कुछ भी है, मान लो कि मैंने m ले लिया, वो जब हिल रही थी, मूविंग थी, तब तक उसके पास मतलब एनर्जी थी, तभी जाके उसने काम किया। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो मैंने उस वेलोसिटी को v बोल दिया। तो अभी अगर जैसे तुम ए पोजीशन में, ये बोला जा रहा है कि ए पोजीशन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक बॉडी का मास m है, ये v वेलोसिटी से तुम्हारा मूव कर रही है।
ये तुम्हारा काम तब तक करेगी जब तक कि v वेलोसिटी से तुम्हारी मूव कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाके ये बाद में किसी न किसी जगह से जाके रुकेगी। तो मैंने बोला कि चलो ये एयर के रेजिस्टेंस में आके या किसी चीज के भी रेजिस्टेंस में आके ये लगातार इस पे एक फोर्स लग रहा था एयर का, जो कि मैंने यहां से दिखाया। और बाद में जाके मतलब क्या कहते हैं एट अ डिस्टेंस एस, मतलब कि इतनी जाके डिस्टेंस में जाके तुम्हारी बॉडी फटाक से जाके रुक गई। तो मतलब कि ये इसकी लास्ट पोजीशन वाली फाइनल थी कि मतलब इसने जितना भी काम किया होगा वो तुम्हारे इसी के अंदर के बीच में किया होगा, एस डिस्टेंस के अंदर के बीच में किया होगा, क्योंकि तब तक इसकी बॉडी मूवमेंट में थी। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतनी छोटी सी डिटेलिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये जो पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गए ना? अभी के केस में क्या लिया गया, यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी रखी गई वो v रख ली गई। तो तुम बोलोगे भैया इनिशियल वेलोसिटी तो u होनी चाहिए, तो आप u भी रखो कोई दिक्कत नहीं, आप v भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जनरली क्या है, जब भी कभी भी स्मॉल v लिखा जाता है तो उसको हम लोग इनिशियल बोलते हैं, और अगर मान लो कि अगर कैपिटल V लिखा जाता है तो उसको फाइनल बोल देते हैं ये। या फिर आप u और v को भी लिख सकते हो। तो यहां मैंने स्मॉल v और कैपिटल V ले रखा है। तो और सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस s के अगेंस्ट में जो भी अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो भी विंड फोर्स लग रहा है, उस समय बॉडी ने तुम्हारा कितना काम कर रखा है। तो तुम्हें मालूम है कि भैया काम तो इक्वल टू होता है फोर्स इंटू एस, तो मतलब कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो आपने काम इतना कर रखा है, मैं इस तरीके से लगा सकता हूं। और अगर एट पोजीशन बी देखा जाएगा तो बी पोजीशन में तो बॉडी रेस्ट में आ गई है, तो इसका मतलब है कि उस समय बॉडी ने कोई भी काम नहीं कर रखा होगा, है ना। उस समय बॉडी क्या हो रखी होगी, एकदम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एकदम काम कंप्लीट कर चुकी है, क्योंकि यहाँ बॉडी ने कोई भी मोशन नहीं है, क्योंकि बॉडी तब तक काम कर पा रही है यहाँ जब तक वो बॉडी मोशन में। अब जब बॉडी मोशन में है ही नहीं तो काम नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब है यहाँ बॉडी ने कोई भी काम नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रखी है ये। तो पहले मेरे को बताओ अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। तो इस बेसिस में क्या बोल सकता हूँ कि हाँ देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारे वर्क के एकदम इक्वल हो रखी है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ देखो आपकी आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपका वर्क इक्वल होता है ना। तो इसके हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतने ही आपके वर्क के इक्वल थे, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क बोल दिया। और मैंने देखा कि आपका वर्क कहां तक हुआ है, एट ए डिस्टेंस एस तक हुआ है, जब तक आपकी बॉडी रुकी नहीं है। तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लगा लो। तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा F इंटू एस लिखा, फोर्स इंटू एस लिखा ये। लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं भैया मेरे को उसको वेलोसिटी के सेंस पे लेकर आओ, क्योंकि मेरे को देखना है कि बॉडी जब मूव कर रही थी तब उसमें कितनी एनर्जी थी। काम होते हुए तो मैं वैल्यू निकाल ही लूंगा कि उस पर कितने का फोर्स लग रहा है, कितने का डिस्टेंस लग रहा है। लेकिन मुझे अगर मान लो कि एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी के थ्रू अगर मेरे को चेक कराना है तो उसको कैसे कर सकते हो। तो मैंने बोला यार इसके लिए एक ही फंडा है, तुम क्या करो थर्ड इक्वेशन में जाओ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी के सेंस पे तुम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है या स्मॉल v है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, और वो डिस्टेंस s तक ट्रेवल करता है, तो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ देखो u की जगह हमने v लिख रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों बात बराबर ही है। और मुझे मालूम है कि यहाँ वो जो तुम्हारा v स्क्वायर है, v जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ जाके एकदम जीरो हो गया तभी तो वहां जाके कोई भी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ इसको v इक्वल टू मतलब क्या कहते हैं 2s के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कि अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम्हारी v है और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन तुम्हारा कम हो गया क्योंकि फोर्स तुम्हारा अपोजिट में लग रहा था, मतलब कि समय तुम्हारा रिटार्डेशन हो रहा था। तो अब अगर मान लो कि मैं फॉर्मूला में लिखता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में, तो मतलब v की वैल्यू तुम्हारी जीरो हो गई क्योंकि यहाँ तुम जाके एकदम जीरो हो जा रहे थे, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं v स्क्वायर तुमने स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी का तुमने लिख ही लिया, और फिर माइनस तुमने लगाया क्योंकि तुम पे रिटार्डेशन हो रहा था। तो मतलब कि एक तरीके से अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, इधर साइड भेज दूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। बताओ मुझे इतना इतना आ गया? हाँ भैया आ गया ना। तो तुमने बोला कि चलो ठीक है भैया, इसका करने का फायदा क्या हुआ, ये सारी चीजें को है। तो मैंने बोला ढुको अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं इसमें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू ma, कि मतलब कि अगर मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, चेंज कैसे कर देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन ma, ए की वैल्यू हमको निकालनी थी। क्यों? क्योंकि तुमने बोला था कि भैया मेरे को एक्सेलरेशन नहीं जानना, अगर मेरे पास वेलोसिटी की मेरे पास वैल्यू है, तो वेलोसिटी के सेंस में मेरे को बताओ कि अगर मेरे को किसी भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, यहाँ तुम ए की वैल्यू को हटाना सीखो पहले। तो तुम ए की वैल्यू को कैसे हटाओगे, तुमने बोला भाई न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F इक्वल टू ma होता है, और अगर मैं ए की वैल्यू लिखता हूं तो a इक्वल टू F बाई ma, मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना एक्सेलरेशन कम होगा,
और जितना कम मास होगा उसका इतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ इतना हमें सोचना नहीं, हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू को उठा के हम लोग इस इक्वेशन वाले 2 में रख देंगे। और जैसे ही ए वाले इक्वेशन को हम लोग उठा के हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, वी स्क्वायर, और तुम्हारा ये एफ की वैल्यू कितनी हो रखी है तुमने, सीधा एफ की वैल्यू, एफ ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा ये 2 पहले तुमने ये 2 लिखा, फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, एफ अपॉन एम तुमने ऐसे लिखा, और फिर तुम्हारे ये एस तुमने यहाँ लिख दिया, और फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने इधर साइड को मतलब क्या कहते हैं कि टू द आंसर पूरा। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया, इस एफ और एस को एक तरफ लाने की कोशिश की है। तो हमने एक तरफ लाने से अच्छा है कि मतलब एम को इधर भेज दो और आपको 2 को इधर नीचे भेज दो। तो आपने जब 2 को इधर भेजा तो वो हाफ में कन्वर्ट हो गया, एम जब ऊपर गया तो एम ऊपर आ गया और वी स्क्वायर में चला गया। मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं लिख यहाँ इसको, अगर जैसे इसको लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ इंटू एस अपॉन एम। मुझे एफ एस के टर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि यही तो एफ एस तुम्हारा किसके इक्वल हो रखा है, तुम्हारे एनर्जी के इक्वल हो रखा है ना। ये क्या है, तुम्हारा वर्क है, और काम उतना ही करते हो आपके पास जितनी एनर्जी है, और एनर्जी उस समय कितनी मोशन में थी। तो आपने बोला कि भैया ये कुछ नहीं है, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो रखी है। तो मैंने बोला ठीक है, तो काम करते एफ एस के फॉर्म में एनर्जी निकाल लेते। तुमने क्या किया, एम को उधर भेजा, एम को उधर भेजा तो कितना हो गया, एम वी स्क्वायर हो गया। फिर मान लो कि फिर तुमने बोला कि भैया ये मतलब क्या कहते हैं, 2 को भी इधर भेज दो, तो 2 को इधर भेजोगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो काफी लोग इस एफ एस को डब्ल्यू बोल देते हैं, मतलब कि वर्क बोल देते हैं। तो आपने क्या बोला, डब्ल्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये वर्क निकल कर आ गया, और तुम्हें पता ही है कि जितना वर्क होता है उतना ही आपका मतलब क्या कहते हैं एनर्जी होती है। तो आपने तुरंत बोल दिया कि हाँ भैया एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, फिर आपका हाफ एम वी स्क्वायर हो गई ये। तो पहले मेरे को बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि कैसे तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी का जो तुम्हारा फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वो हमने एक वर्क के बेसिस पे निकाला कि हाँ तुमने कितना काम किया है, उस काम के बेसिस पे हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन का हमने थर्ड और सेकंड लग के बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लिया ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया आ गया। आ गया, ठीक है। तो अभी देखो ये तुम्हारी बॉल है, अगर जैसे मान लो कि पहले ग्राफ में देखते हैं, इस पहले वाले ग्राफ में देखना, ठीक है। इस पहले वाले ग्राफ में देख रहे होगे, जब बॉडी मूव करे तब तक उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, तब तक उसकी एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जा रही है, ज्यादा जा रही है, ठीक है। ऐसे तुम दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में भी ये तुमको देखने को मिलेगा, जब बॉडी मूव कर रही है तब उसकी एनर्जी ज्यादा है ना। एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब तब तक वो काम कर सकती है जितना काम करा सकते हो। लेकिन जैसे तुम देख रहे हो बॉडी रुक गई, वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, एकदम से रुक गई। तो इस वजह से याद रख लेना, मूविंग बॉडी जितनी भी होंगी उनमें तुम्हारी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा वर्क कराएगी। और अगर तुम्हें देखना है क्या उतनी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी सफिशिएंट है वर्क करने के लिए, तो तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हो। अगर तुमसे कोई बोलता है कि यार वर्क आपका तभी हो पाएगा जब आपके पास 60 जूल का वर्क आपको करना है, जैसे कोई तुमसे बोल दे कि यार मेरे को काम कराना है 160 जूल का वर्क कराना है, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुमने बोला कि तुम्हारे पास एनर्जी है, मैंने बोला हाँ यार मेरे पास एनर्जी है लेकिन मेरे पास मूविंग एनर्जी है। तो तुमने बोला, उसने बोला अच्छा तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब, तो मैंने उसने बोला हाँ, तो मैंने बोला कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर ले रहा, हाफ एम वी स्क्वायर से चेक कर लूंगा, अगर मेरी वैल्यू 160 या 160 से ऊपर आ रही है तब मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को काम कितना कराना है, 160 जूल का कराना है, और अगर मेरे पास एनर्जी भी 160 जूल की है तभी मैं वर्क करा पाऊंगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या हो रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर, और तुम्हारा जो बेसिकली क्या हो रखा है, तुम्हारे वर्क के इक्वल ही हो रखा है। तो कैसे वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, इतना अंडरस्टूड हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहले मेरे को इतना बताओ, इतना हो गया? हाँ भैया आ गया। तो अभी देखो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है जो हमने कंक्लूजन निकाला है हाफ एम वी स्क्वायर, इससे हम लोग कुछ समझ सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की थी है ना, जैसे मान लो कि सबसे पहले इसमें क्या लिख रखा है कि हाँ भैया आपका काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके मास के प्रोपोर्शनल है। फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्या वेलोसिटी के ही प्रोपोर्शनल है? तो तुम बोलोगे नहीं भैया, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से देखो यहाँ लिख रखा है कि हाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन किसके प्रोपोर्शनल है, तुम्हारे स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के इक्वल हो रखा है, मतलब कि उस बॉडी के वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रखा है। तो इसका मतलब है कि अगर भैया मास मेरा 1 टाइम 2 टाइम बढ़ेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स बढ़ेगी।
तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मेरी वेलोसिटी अगर 1 है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मतलब एक टाइम बढ़ेगी, फिर तुम बोलोगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, आप वेलोसिटी के टर्म में रखोगे, वेलोसिटी का होल स्क्वायर निकालोगे, फिर आप उसके हिसाब से बताओगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी है। तो यही चीज लिख रखा है कि अगर मान लो कि आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के, तो इसका मतलब है कि मास अगर आपका डबल होगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। अगर आपका मास आधा हो जाएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है ना। यह चीज तो फंडा हो रखा है, जो तुम उसके जस्ट उसमें वैल्यू रखोगे यह निकल कर आएगी। और अगर मान लो कि तुम वेलोसिटी के सेंस पे देखते हो, जो कि हम बोलते हैं कि हाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुम्हारा एक मास था 1, वेलोसिटी थी पहले 1, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो तुम फॉर्मूला रखोगे हाफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। जैसे मान लो कि दो दो रखा लेते, क्या रख लेते कि तुम्हारा मास था 2, तुम्हारी वेलोसिटी थी तुम्हारी मान लो कि 1, तो तुमने जस्ट ऐसे रखा, तुमने 2 मल्टीप्लाइड 1, अरे वाह, तुमने बोला कि भैया काइनेटिक एनर्जी मेरी 1 जूल थी। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं। मैंने बोला कि भाई इस बार वेलोसिटी जो तेरी है ना वो डबल हो गई, मतलब अब 1 से क्या हो गई 2 हो गए। तो तुमने बोला भैया कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी हो गई 2, कट किया, जैसे कट किया तुमने आया 1, तो कितना हो गया k इक्वल टू 2। तो तुम क्या देख रहे हो, जस्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डबल हो गया, है ना, वेलोसिटी के डबल होने से। तो ठीक वैसे जैसे मान लो इसका और दुगना करोगे तो 2 का दुगना करोगे तो 4, तो मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 टाइम बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो यही चीज यहां भी लिख रखी है कि अगर मान लो कि आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो अगर जैसे मान लो कि पहले वेलोसिटी आपकी 1 थी, अब 2 वेलोसिटी हो गई, तो 2 का करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, मैंने 4 नहीं लिखा सॉरी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो तुम सोचो अब तुम्हारा जो काम किया है तुमने, वो तुमने 4 जूल का किया, पहले कितने काम किया था, 1 गुना किया था, तो मतलब कि तुमने 4 टाइम्स काम कर लिया। तो यही तुमको बता रहा है कि अगर वेलोसिटी पे वैल्यू रखोगे तो उसका स्क्वायर कर देना, और जैसे तुम स्क्वायर कर दोगे तो तुम बस उतना बोल दोगे कि हाँ तुम्हारी उतनी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या घटी, उसके हिसाब से कि तुमने कितनी वेलोसिटी में बढ़ाया है, कितनी वेलोसिटी में तुमने घटाया है। तो जैसे यहाँ वेलोसिटी डबल हुई थी तो तुम्हारी यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम बढ़ी थी। अगर तुम वेलोसिटी को आधा कर दोगे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी भी 1/4 आधी हो जाएगी, है ना। क्या रहेगी, आधी हो जाएगी। अगर जैसे मान लो कि बोलता हूँ कि पहले तुम्हारी 1 थी, अब तुम्हारी वो मतलब क्या कहते हैं कि डबल नहीं हुई, आधी हो गई, मतलब कि 1 का आधा कितना होता है, आधा ही होता है। तो तुमने बोला कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, हाफ, और इधर साइड फिर आपने वैल्यू रखी मास 2, और फिर आपने इसका स्क्वायर किया, और जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, आपने बोला कि भैया 1/4, और इसको कट किया तो जब टोटल वैल्यू निकल आई तो 1/4। पहले आपकी 1 थी, अब आ रही है आपकी 1/4 आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी 1/4 हो गई, है ना। तो यही बोल रखा है कि इस समय काइनेटिक एनर्जी आपकी फिर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इस चीज को, इस वाले कंक्लूजन को हमेशा याद रखना। ये छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े से बड़े एग्जाम तक पूछा जाता है। ये जितने भी कंक्लूजन अगर फॉर्मूले में इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से अगर वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कब बढ़ेगी, वैल्यू को घटाएंगे तो घटेगी, और कितना बढ़ेगा कितना घटेगा उसके हिसाब से। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी के कंपेयर में अगर मेरे को कराना है कि कौन सबसे ज्यादा मेरे को मतलब काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो वेलोसिटी का ज्यादा इफेक्ट है। मतलब वेलोसिटी ज्यादा मेरा वो करा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को पुश करा सकता है एज कंपेयर टू मास, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारे यहाँ v स्क्वायर के सेंस में हो रखी है ना। इसी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम बोलते तो जरूर है कि मास और वेलोसिटी के टर्म में, लेकिन अगर हैवी बॉडी एक हैवी वेलोसिटी में, तो मैं बोलता हूँ उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, रहता है किसमें, एक अगर तुम्हारी स्मॉल बॉडी है और स्मॉल मास की हो रखी है वो। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक ऐसी बॉडी है जो मतलब क्या कहते हैं बहुत हैवी है, वेलोसिटी कम है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी है बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा वेलोसिटी, जो मैंने अभी पिछले वाले बुलेट वाले केस में तुमको बताया था, बुलेट और एक छोटी सी बॉल में बताया था, तो तुम सोचो उसमें ज्यादा तुम्हारा वो निकल कर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे वेलोसिटी ज्यादा फेवर करती है एज कंपेयर टू मास, है ना। तो जिस टाइप की आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइप का आपको काम कराना होता है, आप उतनी ही मतलब काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। जैसे मान लो कि मैं ब्लैक स्मिथ की बात कर देता हूँ, लोहार जिसको बोलते हैं, लोहार एक हैवी हैमर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो तुम्हारे गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, सुनार उतने बड़े भारी उसका इस्तेमाल नहीं करता, है ना। क्यों, लोहार को मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। तो उसने वेलोसिटी भी देखो तेज की,
वेलोसिटी के साथ साथ उस वेलोसिटी वाला किसमें तेज है, हथौड़े में, उसका मास भी ज्यादा है, तो इसी वजह से उसका काम बड़े आराम से हो पा रहा है। लेकिन अगर गोल्ड स्मिथ की बात की जाएगी तो तुम उसको देख पा रहे हो कि उसका हथौड़ा कितना सा मतलब क्या कहते हैं एकदम छोटा सा, मतलब जैसा लग रहा है कि जैसे प्लास्टिक जैसा हो रखा है, और वो उसके सेंस में इस्तेमाल कर रहा है। तो तुम देखो है ना, इसका देखो मास कितना कम है तुम्हारे एज कम्पेयर टू ये तुम्हारे लोहार वाले के उसमें। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है आप उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, उसकी वेलोसिटी को रखते हो, तब जाके आपका वर्क होता है ना, कि आपको कितना वर्क कराना है उसके हिसाब से आपको एनर्जी निकालनी है। तो आपके पास एनर्जी का मेथड है, मास है, वेलोसिटी है, तो अगर उसके हिसाब से अगर आप एडजस्ट कर लोगे तो आप काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं अपना काम निकलवा सकते हो, ये चीज है। तो पहले मेरे को बताओ इतना कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया? देखो ठीक है, आ ऐसे गया। तुम्हारा एक और होता है, जैसे मान लो कि कभी तुमने गाड़ी चलाई है, तुमने देखा होगा कि जैसे ही तुम मतलब क्या कहते हैं हिली रोड में जाते हो, तुमको गाड़ी की अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है। समझ में नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम गाड़ी फ्लैट रोड में चला रहे हो, तो तुमको केवल काम किस पे करना पड़ता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट का काम करना पड़ता है, तो तुम बड़े आराम से गाड़ी चला ले जाते हो। और एयर के काम में करना पड़ता है, चलो ठीक कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अब तुम पहाड़ में चला रहे हो, जैसे मान लो कि अभी तुम चला रहे थे तो केवल फ्रिक्शन काम में आ रहा था या एयर रेजिस्टेंस काम में आ रहा था, तो उसके अगेंस्ट पे तुमको एनर्जी लगानी पड़ी थी, तो वो एनर्जी तुम्हारा इंजन दे रहा था। तो मान लो कि स्पीड तुम्हारी ये थी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि चलो भाई अब तुम मतलब क्या कहते हैं पहाड़, अभी यहाँ भी चलो ठीक है, इस सही है तुम्हारा, फिर भी ठीक है, यहाँ भी तुम्हारा तुम्हारा मड में ज्यादा फ्रिक्शन है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसमें तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस उतना ही है लगभग लगभग, तो तुमको यहाँ भी मतलब क्या कहते हैं एनर्जी हल्की फुल्की देनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई तुमको हिल में चढ़ाना है, जैसे यहाँ देखो, मैं बोलता हूँ कि चलो हिल में चढ़ाना है, तो क्या इतनी ही एनर्जी में तुम कर लोगे? मैं बोलता हूँ कि चलो काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ 50 जूल है, यहाँ मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा लग रही है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ, तो तुमने मैंने बोल दिया 70 जूल है, रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ सॉरी, मैं बोल दे रहा कि जैसे तुम्हारे यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है तो 70 जूल हो गया। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि ये भाई इस वाले केस में जिसमें मड में तुम्हारी गाड़ी बढ़ी, तो क्या मड की गाड़ी में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इतने में हो जाएगा? क्या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम क्या बोलोगे कि भैया 70 जूल से यहाँ ज्यादा ही चाहिए है ना, क्योंकि भैया यहाँ केवल मेरा जो काम है वो काम मेरा मतलब क्या कहते हैं कि आपका फ्रिक्शन ही नहीं काम कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस ही काम नहीं कर रहा है, साथ में आपका ग्रेविटी भी काम कर रहा है। तो अगर आप मेरे को जितना ज्यादा आप मेरा से काम लेना चाहोगे उतनी ज्यादा मेरे पास एनर्जी भी होनी चाहिए। तो कार में एनर्जी कौन दे रहा है? फ्यूल दे रहा है, इंजन दे रहा है, तो फिर इंजन की स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तभी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। मतलब कैसे बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी? उसकी स्पीड को बढ़ा के कराते हैं। तो जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी की स्पीड बढ़ाई, स्पीड को बढ़ाकर, तो वैसे ही तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी जो गाड़ी है बड़े आराम से इस खड़ी चट्टान की जैसे पड़ा मतलब क्या कहते हैं उसमें बड़े आराम से तुम्हारी चढ़ गए, अदरवाइज वो चढ़ नहीं पाती है ना। तो जैसे ही तुम्हारी चढ़ी है तो इसके पीछे कारण है एनर्जी, और ये एनर्जी इसको कहां से मिली? इंजन से मिली है ना। तो इंजन ने इतनी एनर्जी कहां से दी थी? उसकी वेलोसिटी बढ़ा के दी थी, तब जाके उसके ऊपर काम हो पाया ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कि जितना ज्यादा आपका काम होगा उतनी ही आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको अगर आपका काम आपका मोशन की वजह से हो रहा है तो आपका मास और आपकी वेलोसिटी है ना ये अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप बड़े आराम से काम कर पाओ, है ना। ये है। अगर आपकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके लिए फेवर होगा, अगर आप मूविंग बॉडी से अपना काम कराना चाहते हो। तो पहले मेरे को बताओ इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया? दिव्यांशु, यश, हाँ भैया। कुलदीप, हाँ भैया। हाँ भैया। शिवा, शिवा है क्लास में? चलो, क्लास चलो में है। ठीक, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभिषेक इसका आंसर बताऊं? In physics, energy is defined as the हम्म, option C, ability to do work. गुड, एबिलिटी टू डू वर्क। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Why does a raised axe have the ability to cut wood when it falls? Because work done is while lifting it, storing energy in it. गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं वो, यश। What happens to energy when work is done? Energy is consumed. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, दिव्यांशु। The energy is possessed by a raised X before it falls mainly. हम्म, भैया ऑप्शन डी।
potential energy. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब शिवा इसका आंसर बताओ। वर्क कब तुम्हारा बोला जाएगा कि हाँ उस पर काम हुआ है? जब तुम्हारा फोर्स अप्लाइड किया जाएगा लेकिन उस पर कोई भी मोशन नहीं होगा, जब उसमें एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी और ऑब्जेक्ट मूव होगा, या तुम्हारा ऑब्जेक्ट के पास जब एनर्जी होगी लेकिन वो रिमेन जस्ट होगा, या फिर जो तुम्हारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी बॉडी में, तब बोला जाएगा कि हाँ काम हुआ है। क्लास में एक्टिव नहीं है, चलो ठीक है, तुम बताओ। मैं हाँ हाँ। option B. पढ़ो। Energy is transferred and the object moves. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which of the following statement about the energy is correct? Energy is a vector quantity. Energy has both magnitude and direction. Energy has only magnitude and no direction. Energy has only direction and no magnitude. क्या होगा? Yes, C. सी, केवल मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? Scalar. गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ यश। What is SI unit of energy? भैया ऑप्शन बी जूल। जूल, ठीक है, वेरी गुड। अगर जैसे मान लो कि मेरे को वर्क की एनर्जी जूल नहीं लिखनी, जूल के अलावा अगर कोई ऐसा यूनिट लिखनी, तो फिर क्या लिखूंगा? भैया W इज इक्वल टू एफ एम। सोच, फोर्स की क्या होती है? भैया न्यूटन। अच्छा हाँ भैया वो न्यूटन मीटर। गुड, न्यूटन मीटर, है ना, ये हो गया। तो केवल ऐसे ही रटना नहीं है ना इसको, ऐसे गुड, ये तुमने फॉर्मूले के सेंस में सोचा। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। 1 joule of energy is defined as भैया ऑप्शन सी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 joule of work. गुड, है ना, मतलब 1 जूल की एनर्जी उतनी एनर्जी होती है जिसमें हम केवल 1 जूल के काम ही कर पाएंगे, क्योंकि जितनी वर्क होता है उतना ही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। अभिषेक इसका आंसर बताओ। शिवा जैसे ही आ जाना बता देना मेरे को, ठीक है? Why is kilojoule used as unit of energy? Option C. Joule is a small unit for energy. बहुत छोटी एनर्जी मतलब यूनिट होती है, इसी वजह से तभी तुमने अपने घर में जो बिजली का बिल होता है उसको तुमने मतलब क्या कहते हैं कि किलोवाट में चेक करते हो ना, ये तो किलोवाट, तुम्हारा किलोवाट जूल या केजी वाला किलोवाट जूल जो होता है, तो इसी वजह से हम किलो जूल का ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुलदीप। 1 kilojoule is equal to 1000 joules. 1000 जूल्स, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following is not listed as the main form of energy? भैया ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी। नहीं होती है। तो फिर भैया मैग्नेटिक एनर्जी। देखा जाए तो मैग्नेटिक एनर्जी भी एक टाइप की होती है, लेकिन अब उसमें नहीं लिखा तो इसी वजह से ऐसा ऑप्शन आ गया ना। लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी ऐसा कोई एक्सप्रेसली नहीं होता, लेकिन मैग्नेट में भी तो एक एनर्जी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से अगर मान लो कि कोई बॉडी तुम्हारे पास घसट रही है, आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें एक एनर्जी है ना, क्योंकि तभी तो तुमने काम किया, तभी तो बॉडी आई है। तो एनर्जी मैग्नेट पे भी होती है, लेकिन मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, न्यूक्लियर, है ना, इन सारी चीजों को लिया जाता है, हीट एनर्जी ये सब, तो मैग्नेटिक भी होगी। क्वेश्चन एक तरीके से लिस्टेड सही नहीं है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। The sum of kinetic energy and potential energy is known as option C, mechanical energy. गुड, है ना, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश, वो सॉरी, वो अभिषेक। Which of the following examples best show kinetic energy? A moving cricket ball hitting these terms. गुड। अच्छा, बाकी क्यों नहीं हो सकता, पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? भैया उस पे क्योंकि वो ज्यादा वो नहीं उसको बोलना दो, उसको बोलना रेस्ट मैं। पे है, हाँ। क्योंकि भैया हमको कौन सी एनर्जी देखनी है, काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? मतलब मतलब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना तो तुम क्या बताओगे कि जो भैया जब वो मोशन में होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी होगी? हमेशा एक जब मोशन एनर्जी मोशन होगी, में मतलब कि हमेशा मूव करती हुई एनर्जी होगी। तो भैया ए ऑप्शन में तो बुक तो टेबल में रखी है, कोई एनर्जी नहीं होगी।
बी ऑप्शन देखोगे तो डैम में भी, डैम में पानी अगर मान लो स्टोर्ड हो रखा है, स्टोर्ड मतलब शांत है, तो इसी वजह से उसमें कोई भी मतलब एनर्जी नहीं है। अब सी में अगर देखा जाए तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सी वाला, हाँ बॉल मूव करे इस मतलब एनर्जी है। एक स्ट्रेच रबर बैंड में, तो स्ट्रेच रबर बैंड में भी मतलब कोई भी मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से एनर्जी नहीं है। अभी है, अगर तुमको बताऊं तो सच में ए बी डी में तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी उसके बारे में बाद में पता चलेगा। आ जाओ कुलदीप। A moving body possesses energy because it is in motion and can do work. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ यश। The energy possessed by a body due to its motion is called option C kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं दिव्यांशु बेटा। A moving hammer can drive a nail into wood mainly because of its option C भैया kinetic energy. गुड। आ जाओ अभिषेक। A fast moving bullet can पेनिट्रेट, पेनिट्रेट, penetrate a घुसना steel मतलब। plate because it has high kinetic energy आगे due तो to बढ़ो। high speed. है ना, ये हाई स्पीड जरूरी है इसमें लगाना, क्योंकि हाई स्पीड की वजह से उस बुलेट है ना, छोटी बुलेट भी तुम्हारे स्टील की प्लेट को बड़े फाड़ दे रही है ये। आ जाओ इसका आंसर बताओ कुलदीप। Which of the following object does not possess kinetic energy? A book kept on table. गुड है ना, अब बुक केप्ट ऑन टेबल। आ जाओ, अब इसका आंसर बताऊं। Every moving object possesses kinetic energy because it has speed. Option C. गुड, हैज स्पीड है ना, ये हो गया। आ जाओ, तुम मोशन नहीं लिखा होगा तो स्पीड लिखा होगा, वेलोसिटी लिखा होगा, सेम ही मतलब होता है। दिव्यांशु बेटा। When a moving body is brought to rest by an opening by an opposing अपोजिंग force, फोर्स। its kinetic energy is भैया option C used up in doing work against the opposing force. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं अभिषेक। The kinetic energy is moving bodies measured by option C, the amount of work it can do before coming to rest. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं यश। कुलदीप, कुलदीप। When a moving body enters a medium that opposes its motion, its velocity decreases and gradually becomes zero. है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं यश। The work done by a constant opposite force F when a body moves the distance S is given by option C. W is equal to F into S. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। At position B, the body has no kinetic energy because भैया option C, it is at rest. है ना, एट रेस्ट। वो भी क्यों हो पा रहा है, एट रेस्ट में क्यों हो पाया, क्योंकि भैया एक अपोजिंग फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने लगी थी, डिक्रीज होने लगी थी। और हमने ये देखा कि बी पोजीशन में आते आते ही उसकी बॉडी एकदम रुक गई, और जैसे रुक गई तो मतलब कि अब उसमें एनर्जी खत्म, और अगर एनर्जी खत्म तो भैया काम भी खत्म, सीधी बात है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। When a moving body is brought to rest by an opposing force, its kinetic energy is C, completely used up in doing work. गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं। According to the third equation of motion, the correct relation is थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी C. होती है इसमें? C. हाँ सी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है ए और बी में? फर्स्ट भैया, फर्स्ट और सेकेंड है। फर्स्ट, फर्स्ट तुम्हारी पहली है, दूसरी वाली वो। और ये डी ऑप्शन किस चीज को बता रहा है? भैया फोर्स को। क्या? Force equals to mass into सेकंड लॉ acceleration. ऑफ, सेकंड लॉ ऑफ हाँ,
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, गुड है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ. थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. पहला लॉ था इनर्शिया, कि भाई मैं रेस्ट में हूँ, मेरे को रेस्ट में ही रहने दे, है ना, मैं नहीं हिलना चाहता, सीधी बात है ना, ये है. आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो. From यश. Newton's second law of motion, acceleration A is given by second law of motion. F is equal to m है तो A is equal to F upon m. भैया ऑप्शन सी A is equal to m divided by F. गुड, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए. तो अगर A की वैल्यू निकालनी है तो F बाई एम, तो मतलब कि A की वैल्यू क्या हम लोग बोलेंगे, F डिवाइडेड बाई एम. तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा आंसर होगा? भैया ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है ना. देखा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन सा रेशियो लिखना है ना, ये चीज है. आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा. The correct formula for kinetic energy of a moving body is भैया ऑप्शन सी 1/2 mv स्क्वायर. है ना, ये, या फिर ऐसे ऐसे बोलना, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर बोलोगे एम वी स्क्वायर बाई टू. क्या बोलोगे सबके सब? बोलो बोलो. mg square by mv square by 2. या फिर हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, है ना. ये है. हम लोग पता है हाफ एम वी स्क्वायर क्यों बोलते हैं, काफी बार ऐसे बोल देते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है कि मुझे तो अगर एम वी स्क्वायर की वैल्यू 10 है तब कितना होगा, तो तुम अगर हाफ याद रखते हो ना, तो तुम इसका हाफ कर देते हो, तुरंत 5 कर देते हो. ये इसी वजह से काफी लोग इसको मतलब क्या कहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं, या अदरवाइज सिंपल क्या लोग बोल देते हैं, एम वी स्क्वायर बाई 2 भी बोल देते हैं, ये है ना. तो कुछ भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं. आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो. The kinetic energy of moving body is given by which formula? Half हम्म, mv square. गुड, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ये हो गया. आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ. कुलदीप. The mass of a body is doubled while its velocity remains the same. Its kinetic energy will हम्म, become double. बिकम डबल है ना, क्योंकि भैया ई के, अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में के ई भी बोलते हैं, और तुम्हारा ई कैपिटल में के छोटा सा, ऐसा भी लिख देते हैं. तो अगर मान लो ई के लिखता हूँ या के ई लिखता हूँ, तो इस चीज को याद रखना, के ई में काइनेटिक एनर्जी ऐसे, और ये एनर्जी, लेकिन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो उसको छोटे से ऐसा करके लिखते हैं ना, ये हो गया. तो अगर मान लो कि मैं ये लिखता हूँ कि हाँ, आपकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, है ना. और अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस समय वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो जितनी आपका मास बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो क्वेश्चन के हिसाब से मास डबल हो गया, इसी वजह से वेलोसिटी भी क्या हो गई तुम्हारे, डबल हो जाएगी, है ना. ये मतलब कि सॉरी, वेलोसिटी डबल हो जाएगी, है ना, ये हो गया. या फिर तुम नहीं, वेलोसिटी नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. ये तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और तुम्हारे कंपटीशन में भी ऐसे ही आते हैं, नॉर्मल नॉर्मल. आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ. यश. If the velocity of a body is doubled, its kinetic energy becomes डबल हो रही है. मान लो ये, आया कोई नहीं है. बताओ. mv. ये फॉर्मूला है कि के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और बोल रहा है कि हाँ, 4 times. 4 टाइम्स हो जाएगी ना, क्योंकि भैया वेलोसिटी में रखोगे तो पहले एक थी, तो उसके हिसाब से मान लो कि काइनेटिक एनर्जी कुछ भी है, लेकिन इस बार वेलोसिटी स्क्वायर हो रही है, तो उस हिसाब से आपका भी स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर वेलोसिटी डबल हुई है, तो मतलब डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. तो अगर मान लो कि 4 टाइम्स बोल देगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा ना, ये होगा. आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा. Heavy bodies moving with a high velocity have more kinetic energy because kinetic energy depends on भैया ऑप्शन बी मास एंड वेलोसिटी. मास एंड वेलोसिटी, वेरी गुड है ना, ये हो गया. और ये भी याद रख लेना कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी, अगर तुम्हारी पहली 2 थी, अब 1 हो गई, तो 2 थी, तो उसका मतलब है कि अब तुम्हारी कितनी हो जाएगी, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 1, तो मतलब कि जस्ट उसका हाफ हो गई. मतलब कि अगर तुम ध्यान देखोगे तो ये हाफ ही दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है, हाफ. क्या देखो, हाफ हो गई ये. तो लेकिन अगर टोटल वैल्यू निकालोगे ना जब जाके, तो तुमको पता चलेगा कि 1/4 हो गई. क्या हो जाएगी, 1/4. तो यहाँ भी देखो ऐसे कि अगर मान लो कि वेलोसिटी डबल हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वेलोसिटी हाफ हो गई है, तो मतलब अगर हाफ का तुम स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 है ना. तो ये 1/4 की वैल्यू हो जाएगी. तो इस केस में तुम्हारा 1/4 टाइम निकालोगे, ये है.
आ जाओ, तुम्हारा वाला आंसर भी यहाँ सही है। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर। A blacksmith uses a heavier armor than goldsmith, हम्म, mainly because option C नहीं, option D, gold is softer than अच्छा बेटा, ठीक है, तुम बताओ मेरे को। option C कुलदीप। होगा। A कुलदीप। blacksmith uses a heavier hammer than a goldsmith mainly because a heavier hammer has more kinetic energy and can do more work. है ना, ये गोल्ड इज ऑफर देन, अरे पागल। ठीक है, वो तो जनरली सोचना है ऐसा, है ना। ये आ जाओ यश। Why does a driver increase the speed of car before reaching a hilly road? हम्म, To give more kinetic energy to climb against the gravity. Option C. गुड है ना ये, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी फोर्स है जो उसको रोक रहा है, तो तुम बोलोगे हाँ भैया, एक है फ्रिक्शन फोर्स और एक एक आपका है एयर। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, एक आपका एयर फ्रिक्शन फोर्स है ना ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। When a car moves on a flat road, it has to do work mainly against. भैया ऑप्शन सी, फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। गुड है ना ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। While going up a hill, in addition to friction and air resistance, the car has to do work against force of gravity. फोर्स See, ऑफ ग्रेविटी, गुड है ना, ये हो गया। अब देखो, इस चीज को याद रख लेना कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को छोटे फॉर्म में लिखना है तो के फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर मान लो कि और भी अलग सिंबल लिखना है तो आप ई के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ तुम्हारा के स्मॉल लेटर में है ना, एकदम सबमिशन फॉर्म में होता है। कैसा, ई ये और के ये, है ना, ऐसे ई के लिखा जाता है। ये हो गया। तो अभी देखो तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में बता रहा है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है अगर उसका मास 2 केजी है और वो वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो मुझे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या गिवन है, पहले ये बताओ। क्या क्या गिवन है। mass बताओ। given है मास गिवन है, मास क्या क्या है मास में, कितना 2 है। kg. 2 केजी, Two चेंज तो kg. नहीं करना, केजी को चेंज तो नहीं करना। नहीं, ठीक है, अब आ जाओ वेलोसिटी में। वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड. गुड, 0.1 मीटर पर सेकंड। याद रख लेना, इन दोनों की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। केजी को हमेशा मतलब क्या कहते हैं, मीटर के टर्म में लिखा जाता है ना। अगर मान लो कि सेंटीमीटर होता तो फिर केजी किस में कन्वर्ट हो जाता, ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट हो जाता। तो इसी वजह से इन दोनों यूनिट को मेजर सेम करना है ना, तब जाके आंसर होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर उस हिसाब से अगर मान लो कि मास की वैल्यू रखेंगे तो 2 और वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो 0.1, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की वैल्यू टोटल कितनी आएगी फिर। 0.1 अच्छा, जी। इसको तुमने नहीं, स्क्वायर किया, बोला नहीं। 0.01 जीरो। इसको स्क्वायर करोगे तो फिर कितना आएगा, 0.01 आएगा, है ना ये, समझे, 0.01। तब जाके तुम बोलोगे इसको, हाँ भैया 0.01 आएगा। फॉर्मूले में चेक करो, एकदम आंख बंद करके नहीं कि भैया सॉल्व कर रहे तो सही करेंगे हमेशा, है ना। तो क्या बोलोगे, क्या भैया इसके पास इतनी एनर्जी है तो ये इतने का काम भी कर सकता है ना। ये हो गया। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। देखो उसको तुमने ऐसे निकाला है ये, ठीक है। अब आ जाओ, देखो दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन तुम समझ जाओगे क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो बॉडी है, दोनों के इक्वल मास है और दोनों ही एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं। एक वी फॉर्म से बढ़ रहा है, एक 3v फॉर्म से बढ़ रहा है। तो बोला कि मुझे बताओ उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों का रेशियो निकाला जा सकता है, बताओ कि नहीं निकाला जा सकता। हाँ भैया। निकाला जा सकता है। अगर मान लो कि मैं पहली वाली बॉडी में अगर हाफ एम वी स्क्वायर लगाता हूँ तो हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से दोनों का अगर मास सेम है और दूसरी वाली बॉडी का मान लो कि हाफ एम वन एम वी स्क्वायर और इसका मैं लिख देता हूँ हाफ एम टू स्क्वायर, है ना। ये हो गया और इन दोनों का रेशियो है। तो मतलब बताओ पहले वाले वैल्यू में तुम्हारा वेलोसिटी कितनी वैल्यू है, बताओ मुझे। भैया वी स्क्वायर। वी स्क्वायर तो मतलब कि चलो वी स्क्वायर ही वैल्यू आ जाएगा, है ना। और ये तुम्हारा इसमें इसमें कितना हो जाएगा बताओ मुझे, दूसरे वाली में। भैया 9।
9 है ना, 9 हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ 3 का स्क्वायर बोला गया है, तो आप अगर इसको ध्यान से लिखोगे भैया तो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम 9 स्क्वायर। ये तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं, वी स्क्वायर मतलब यहाँ सुनो, 9 वी स्क्वायर है ना, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। 9 वी स्क्वायर, बेसिकली वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल करना था, तो ये हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना निकल कर आया बताओ मुझे? 1:9 निकल कर आया है ना। तो ये 1:9 किसका निकल कर आया तुम्हारा? ये पहली वाली बॉडी और दूसरी वाली बॉडी निकल कर आया है ना, ये है। तो इस चीज को याद रख लेना। तो अगर तुम्हें निकालना होगा, माइक ऑफ कर बे, ठीक है, ये हो गया। तो तुम्हारा क्या निकल कर आएगा कि हाँ, दूसरी वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जस्ट 9 टाइम है पहले वाले काइनेटिक एनर्जी की, है ना। ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे कि 9 टाइम्स है? अगर मान लो किसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं किया। अगर जैसे तुमको ध्यान से दिखाऊं मैं इरेज करके, तो यही चीज हो रखा है। पहले देखो लिखा गया कि पहले वाली बॉडी का मास दूसरी वाली बॉडी का मास दोनों का सेम हो रखा है। तो अगर मान लो कि फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से अगर पहली वाली बॉडी का अगर मैं निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होगा। लेकिन दूसरी वाली बॉडी का मास है, तीसरे वाले वेलोसिटी 3 भी है, तो इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 9/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो ही निकालना है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर डिवाइड होगा, तो मतलब 1:9 हो गया। तो पहले वाली की एनर्जी 1 है, दूसरे वाले की एनर्जी 9 है। और अगर इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि दूसरे वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स है तुम्हारे पहले वाले बॉडी के हिसाब से, है ना। ये हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन ये कि बोल रहा है कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा एक साइकिल में अगर साइकिल का मास 20 किलो है और उसकी स्पीड को अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड ले जाना चाहता हूं, और उस समय अगर मान लो कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के रेजिस्टेंस को हटा दूं। तुम समझ रहे हो ना? मतलब कि अभी 20 केजी के मास में तुम बड़े आराम से तुम 5 मतलब 20 केजी के मास में साइकिल, 20 किलो की साइकिल थी, उसमें जब तुम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे थे तब तक तुम्हारी पूरी एनर्जी यूटिलाइज हो जा रही थी। लेकिन अब तुमसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ अब मुझे और कितनी एनर्जी की, मेरे को और कितना एनर्जी करना, काम एनर्जी में काम करना पड़ेगा कि ताकि मैं अब उसी साइकिल को मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला लूं। तो कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि लाओ पहले मतलब क्या कहते हैं कि पहले वाले मतलब क्या कहते हैं इसके हिसाब से तुम्हारा एनर्जी निकाल ले रहे, फिर 5 के हिसाब से एनर्जी निकाल ले रहे, दोनों को माइनस कर देंगे तो जितनी एनर्जी निकल कर आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमको उतना काम करना पड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क के इक्वल होती है। तो बताओ कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला आ गया? हेलो, हाँ भैया। आ गया ना? सिंपल सा था, कुछ नहीं है इसमें। क्या करोगे? जब तुम्हें मालूम है कि आप जितना काम करते हो उतनी आप एनर्जी यूज करते हो, तो इसका मतलब है कि भैया पहले के केस में जब 20 किलो की साइकिल थी 2 मीटर पर सेकंड से आप चला रहे थे, तो हमने मास को 20 रखा, वेलोसिटी को 2 रखा, तो हमारा भैया एनर्जी कितना चल रहा था? 40 जूल से चल रही थी। मतलब हम लोग 40 जूल का काम कर रहे थे, ठीक था। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बोल रहा था कि नहीं यार अब तुम उसको 5 मीटर पर सेकंड से चलाओ। तुमने बोला भैया 5 मीटर पर सेकंड से चलाएंगे तो हमें और काम करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि यही तो बताना है कि कितना काम करेंगे अगर मैं 2 से 5 में जाऊंगा। तो तुमने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम एनर्जी ही निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हम जितना काम करते हैं उतनी एनर्जी है, और अगर हमें मास और वेलोसिटी के टर्म में आंसर दे रखा है तो मैं एनर्जी निकाल लूंगा, बाद में पता चल जाएगा मुझे को कितना और काम करना पड़ेगा। तो मैंने दूसरी बार मैंने क्या किया, मास 2 रखा, वेलोसिटी दे रखा, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैंने फॉर्मूले के सेंस में निकाला तो आ गया 250 जूल। तो मतलब जब मेरा 2 मतलब क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड से चल रहा था तब मेरे 40 जूल थी, तब मेरी कितनी थी एनर्जी? 40 जूल की एनर्जी थी। जब 40 जूल की एनर्जी खर्च कर रहा था मतलब 40 जूल का काम कर रहा था, और जब मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला तब मैंने मतलब क्या कहते हैं 250 जूल का मतलब एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था, है ना। तब मैं 250 वर्क कर पा रहा था। तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक बढ़ना है तो कितना काम करना पड़ेगा? मतलब इस एनर्जी को माइनस कर दो, तो इस एनर्जी को जब मैंने माइनस किया तो 210 जूल आ गया। तो मतलब कि मेरे को 210 जूल का काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं 2 मीटर पर सेकंड से मैं 4 मीटर पर सेकंड में ये तुम्हारी 20 किलो की साइकिल को चला पाऊंगा, अदरवाइज नहीं चला पाऊंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो रही है? बताओ मुझे, हाँ। आगे समझ गए? ठीक, पहले आ जाओ कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही है, तुम्हारा व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, है ना। डिफाइन इट्स
यूनिट एंड क्वांटिटी। ये आराम से हो गया, इसको अच्छे से डिफाइन करना, ठीक है। 2 मार्क्स का हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ अब उसके बाद डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, है ना। गिव एग्जांपल एट लीस्ट। मैंने जब ऑलरेडी 5 से 6 तो दिए ही होंगे कम से कम, है ना। गिव एट लीस्ट 4 एग्जांपल्स, है ना, एट लीस्ट 4, है ना। गिव एग्जांपल एट लीस्ट 4। तो ये आराम से हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, है ना। हाउ डू, है ना, एक्सप्लेन टू, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन वेयर इन द डेरिवेशन we used work to find energy as energy is equal to work। थोड़ा सा इसको बस डिफाइन कर दिया मैंने और अच्छे से, बाकी मतलब सबका सेम ही है, ठीक है। ये हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4, और 4 क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख सकता हूँ, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। व्हाट आर द कंक्लूजन we can drawn from the kinetic energy फॉर्मूला, ठीक है। 3 मार्क्स का, तो इसमें सब बताना प्रॉपरली, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद, हाँ, हाउ डू ग्रेविटी affects in काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन 5 क्वेश्चन में अगर तुमको कोई भी डाउट हो या किसी को कोई भी डाउट हो तो। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है। नहीं, पक्का, ठीक है। अभिषेक, नहीं है। ठीक है। क्लास 10 में पता है हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10 में ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, उसमें टाइम भी बचेगा अपना, क्योंकि इस बार जो मैंने क्लास 10 को पढ़ाया ना, उसमें मतलब क्या कहते हैं, मेरे को लग रहा है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, है ना। तो मैं सोचूंगा किसी भी हाल में हमारा 3 महीने पहले ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम लोग आराम से मतलब क्या कहते हैं कि अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ये है ना, तो फिर शॉर्ट सेशन आराम से हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर से ये है कि अगली बार से ना इस तरीके से मतलब क्या किया करेंगे, ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस बार मतलब क्या कहते हैं, टोटल क्वेश्चन लिखा करूंगा। टोटल क्वेश्चन इन द सेंस कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने इस तरीके से बोला कि हाँ ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5th है, तो अगली बार 5th नहीं लिखूंगा, 5th के बाद मतलब 5th से ये नहीं लिखूंगा, यहाँ तो सेव हो रहा है ना, तो मैं यहाँ से 6th लिखूंगा ऐसे। तो फिर हम लोग ये देख लिया करेंगे कि पूरे इस चैप्टर में हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं किए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ भैया। हाँ, ये